नमस्ते दोस्तों। कथानिधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी आज की कहानी का नाम है स्केयर क्रो। वही जिसे खेतों में पशु पक्षियों को डराने के लिए लगाया जाता है, जिसके डर की वजह से जानवर और पक्षी खेत को नुकसान नहीं पहुंचा पाते हैं। मनीषा एक बड़ी कंपनी में नौकरी करती थी। एक बार मनीषा के बड़े भैया ने 4 लाख रुपए अपने जीजाजी से मांगे थे। मनीषा खुद अपने भाई की सहायता करना चाहती थी, पर उसके पति राकेश ने साफ इनकार कर दिया। अपने भाई के दबाव में आकर मनीषा ने जब इस विषय पर कुछ कहना सुनना जारी रखा, तो एक दिन राकेश को ऐसा गुस्सा आया कि वो खुद ससुराल गए और अपने ससुराल जाकर अपने साले को भला बुरा कहकर आ गए थे। राकेश की कंजूसी की आदत के चलते पत्नी मनीषा ही नहीं बल्कि रिश्तेदार भी नाराज रहते। लेकिन उनकी आंखें बंद होते ही मायके और ससुराल के लोग, अब वह देख रही थी, उसके घर की परिक्रमा कर रहे थे। और तब मनीषा राकेश को याद करके बिलख पड़ी थी। राकेश की आत्मा की शांति के लिए आयोजित श्रद्धांजलि समारोह में शास्त्री जी का प्रवचन वहां बैठे सभी लोग बड़े ध्यान से सुन रहे थे। उन्होंने पौराणिक कथाओं को जोड़कर अपने प्रवचन को काफी दिलचस्प बना लिया था। लेकिन मनीषा चाहकर भी उस प्रवचन में मन नहीं लगा पा रही थी। अपने दिवंगत पति की माला पहनी हुई तस्वीर को देखते देखते उसका मन बार बार अतीत की यादों में खोता जा रहा था। राकेश की बहू चांद सी सुंदर और कितनी पढ़ी लिखी है। इस सिफिरे की तो सचमुच लॉटरी निकली है। लोगों के मुंह से निकली इस तरह की बातें मनीषा के कानों में 32 साल पहले शादी के पंडाल में ही सुनाई पड़ रही थी। लोग राकेश को सिरफिरा क्यों बता रहे थे, इसका कारण मनीषा की समझ में जल्दी ही आ गया था। बढ़िया पहनने और चटपटा खाने के अलावा उसके आराम पसंद पति को किसी अन्य बात में कोई दिलचस्पी नहीं थी। न तो तरक्की करके आगे बढ़ने की चाह, न कोई भविष्य का सपना, न कोई महत्वाकांक्षा। हाँ, अपने अच्छे नैन नक्श और प्रभावशाली कद काठी का घमंड होने के साथ साथ उसमें पति होने की अकड़ बहुत ज्यादा थी। वो अपनी नाक पर मक्खी नहीं बैठने देता था। क्या मजाल जो घर में कोई काम उसकी मर्जी के खिलाफ हो जाए। क्लेश और झगड़ा करके किसी की भी नाक में दम कर देना उसके बाएं हाथ का खेल था। शादी के वक्त तो मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वाली मनीषा की तनख्वाह उसी के बराबर थी। फिर सिर्फ मनीषा ही तरक्की करती चली गई। हर 2-3 साल बाद उसका प्रमोशन हो जाता। दूसरी तरफ स्कूल मास्टर राकेश जी को अपनी तनख्वाह में होने वाली सालाना बढ़ोतरी से ज्यादा कुछ और नहीं चाहिए था, और ना ही उसे मिला। मेरे सामने कभी ऊंचा बोलने की कोशिश मत करना। अगर कभी मेरे सिर के ऊपर से रास्ता बनाने की कोशिश की तो 1 मिनट में नौकरी छुड़वा कर घर बिठा दूंगा। इस तरह की धमकी अपने से ज्यादा कमाने वाली मनीषा को वह आए दिन जरूर देता था। मनीषा उससे ज्यादा कमा रही है, इस कारण राकेश रिश्तेदारों और परिचितों के सामने पत्नी को कुछ ज्यादा ही दबा कर रखने की कोशिश करता। अगर खराब मूड में हो तो 4 लोगों के बीच पत्नी को अपमानित करने का भी वह मौका नहीं चूकता था। ऐसा करने से उसकी हीन भावना ही ज्यादा उभर कर सामने आती थी। यह बात उसकी समझ में कभी नहीं आई। कमाया तो उन्होंने ज्यादा नहीं, पर घर में आते एक एक रुपए का हिसाब वही रखता। कहीं भी जरूरत से ज्यादा खर्च करने की बात सुनकर उसके तेवर चढ़ जाते। उसके कंजूस स्वभाव के कारण दोनों के सामूहिक खाते में रकम तो तेजी से बढ़ती चली गई, पर घर के सदस्यों को कभी वह खुशी और संतोष नहीं मिल पाया जो मिलना चाहिए था। घर में सुख सुविधाओं की चीजें बढ़ती गई, पर हर चीज को खरीदने से पहले घर में क्लेश होना लाजिमी था। उनकी शादी के 2 साल बाद बड़ा बेटा मोहित हो गया था। मनीषा के न चाहते हुए भी 2 साल के बाद राज पैदा हो गया था। राकेश परिवार नियोजन के लिए किसी भी किस्म की जहमत उठाने को तैयार नहीं था। इसलिए मनीषा ने राज के होने के समय अपनी नसबंदी करा ली थी। हर प्रमोशन के साथ ऑफिस में मनीषा की जिम्मेदारियां बढ़ती चली गई। उसे देर तक दफ्तर में रुकना पड़ जाता था। उसके लिए घर और ऑफिस की जिम्मेदारियां संभालना बहुत कठिन हो जाता अगर राकेश ने घर संभालने में उसका पूरा साथ न दिया होता, हाथ न बटाया होता। अपने पति के इस इकलौते गुण की तारीफ मनीषा हर आए गए के सामने दिल खोल कर किया करती थी। राकेश ने घर गृहस्थी के काम निपटाने में अच्छी कुशलता हासिल कर ली थी।
सुबह बच्चों को स्कूल भेजने के लिए तैयार करने से लेकर उन्हें पढ़ाने, खाना खिलाने, कपड़े बदलवाने जैसे सभी काम वही कर लेता था। खाने का शौकीन तो वो था ही, इसलिए धीरे-धीरे उसने कई स्वादिष्ट चीज़ें बनाने में महारत हासिल कर ली थी। बड़े हो रहे बच्चों को अनुशासन में रखने के लिए वह गुस्से का इस्तेमाल करता। इसका ये फ़ायदा तो ज़रूर हुआ कि दोनों बेटे हर परीक्षा में अधिकतर प्रथम ही आते, पर अपने पिता को देखते ही उनका सहम जाना मनीषा को बड़ा दुखी कर जाता था। वह कभी-कभी इस बाबत राकेश से कुछ कहती, तो वह बड़े ही रूखे से लहजे में जवाब देता, हम दोनों के खून पसीने की कमाई को आजकल की चल रही फैशन के अंधी दौड़ में बर्बाद करने के सपने मैं अपने दोनों बेटों को कभी नहीं देखने दूंगा। तुम भी इस मामले में उन्हें किसी तरह की शय देने की कोशिश मत करना। मोहित और राज को छोटी उम्र में ही कुछ इस तरह के लेक्चर सुनने को मिलने लगे थे। अगर तुम्हें कोई भी कीमती या खास चीज चाहिए तो पहले परीक्षा में बहुत अच्छे नंबर लाओ, और जो भी काम करने को दिया जाता है उसे जिम्मेदारी से निभाओ। इस घर में तुम्हें मुफ्त में कुछ नहीं मिलेगा, और न लाड प्यार से बिगाड़ा ही जाएगा। ये अच्छी तरह से समझ लो तुम दोनों। ज़्यादा दिखावा करना मूर्खतापूर्ण होने के साथ साथ बच्चों के अंदर गलत आदतें और संस्कार डालते हैं। हम ज़्यादा दिखावा करेंगे तो दुनिया भर के मंगते हमारे घर में जमा होना शुरू हो जाएंगे। अपनी गांठ में पैसा बचा कर रखना समझदारी है। तुम अपने ऑफिस को संभालो, मैं घर और बच्चों की चिंता करूंगा। दुनियादारी की समझ है नहीं और चलिए मुझे समझाने। ऐसे मौकों पर राकेश गुस्सा होकर मनीषा की बोलती बंद कर देते। राकेश की तीखी जबान और कंजूसी की आदत के चलते घर के लोग ही नहीं बल्कि हर रिश्तेदार भी उनसे नाराज ही रहता था। तगड़े बैंक बैलेंस ने उनके अंदर किसी से भी कोई भी उलट या अपमानजनक बात कह देने का दुस्साहस पैदा कर डाला था। एक बार मनीषा के बड़े भैया ने 4 लाख रुपए अपने जीजा से मांग लिए थे। उन्हें मालूम था कि इतना पैसा वो दे सकते थे। मनीषा अपने भाई की सहायता करना भी चाहती थी, पर राकेश ने साफ इनकार कर दिया। अपने भाई के दबाव में आकर मनीषा ने जब इस विषय पर राकेश से कहना सुनना जारी रखा, तो राकेश को बड़ा गुस्सा आ गया। वह ससुराल में गया और जाकर गुस्से में साले को बहुत भला बुरा कहकर आ गया था। साले साहब, अपनी बहन को मेरी पीठ पीछे अगर किसी तरह की उल्टी पट्टी पढ़ाकर मेरा माल खींचने की कोशिश की तो ठीक नहीं होगा। मेरा इतना कहना आपके लिए काफी होना चाहिए कि दूसरों से अपनी इज्जत कराना इंसान के अपने हाथ में होता है। राकेश की इस धमकी का ये असर हुआ कि उनके साले ने करीब 5 साल तक उनके घर में कदम नहीं रखा, उनके घर की दहलीज नहीं लांगी। राकेश के अपने छोटे भाई का बिजनेस हमेशा घाटे में चलता था। उसे अपने बड़े भाई से कोई आर्थिक सहायता मिली नहीं, और जो मिली वह कर्जे के रूप में मिली, और वह उसे पाई पाई के रूप में लौटानी भी पड़ी। अगर किसी महीने में वह देर कर देता पैसा लौटाने में, तो राकेश उसके घर पहुंच जाता और उसे डांटने और उससे झगड़ा करने से चूकता नहीं था। लेकिन राकेश की कंजूसी का फायदा ये हुआ कि वो बहुत जल्दी अपना 200 गज के प्लॉट पर एक बढ़िया मकान बनवाने में कामयाब हो गए थे। मकान बनवाने के 2 साल के बाद में बढ़िया कार खरीद ली थी, अपने दोनों बेटों को इंजीनियर बना लिया, और वो भी बिना किसी आर्थिक कठिनाई के। लेकिन इतना सब होने पर भी मनीषा राकेश के साथ मन मारकर ही जी रही थी। मनीषा को ट्रैवलिंग का शौक था, लोगों से मिलने जुलने का शौक था, लेकिन उसके पति के आलसी और तीखे स्वभाव के कारण ये दोनों ही शौक पूरे नहीं हो पाते थे। उसे हमेशा लगता था कि वह अपने पति के अजीबोगरीब व्यक्तित्व के कारण अपनी सहेलियों और सहयोगी के सामने शर्मिंदा होती रहती है। तभी शास्त्री जी ने जब पगड़ी की रस्म शुरू करने की बात कही, तो मनीषा झटके से अतीत की यादों से निकल आई। कार्यक्रम समाप्त हो जाने के बाद औरतें विदा लेते हुए मनीषा के गले लगकर रो रही थी, पर मनीषा को एक बार भी दिल से रोना ही नहीं आ रहा था। जीवन साथी उसका हमेशा के लिए उसका साथ छोड़कर चला गया है, यह तथ्य उसे बहुत ज्यादा पीड़ा नहीं पहुंचा रहा था। उसे तो लग रहा था कि किसी के भी दिल में अपनी जगह न बना पाने वाला वह इंसान अपनी पत्नी के दिल से भी खुद को दूर रखने में सफल रहा था। सब मेहमानों के चले जाने के बाद घर के करीबी लोग ही रह गए थे। रात 10 बजे के करीब थक हार कर तेज सिर दर्द के कारण वह अपने कमरे में जाकर आराम करने को लेटी ही थी
कि उसके बड़े भैया मिलने आ पहुंचे। मीनू, तुम्हें जो भी इकट्ठा मिल रहा है, मिलेगा, उसे संभाल कर रखना। ये सब देखने के लिए मैं अपने बैंक से एक अकाउंटेंट तुम्हारे यहाँ भिजवा देता हूँ। वो बैंक और बीमे आदि के सारे कागजों को देख लेगा। बड़े भैया ने इधर उधर की कोई भी बात किए बिना फौरन काम की बात करनी शुरू कर दी थी। भैया, अभी मेरा दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। उसे कुछ दिनों के बाद ही भेजना। थकी हुई मनीषा को न जाने क्यों इस वक्त पैसों की बात भैया के द्वारा किए जाना अच्छा नहीं लगा था। ठीक है, वह रविवार को आ जाएगा। बड़े भाई के होते हुए तुम्हें किसी भी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है। बड़े भैया ने उसके सिर पर प्यार से हाथ फेर कर हौसला बंधाया और फिर कमरे से बाहर चले। भैया के बाहर जाते ही मनीषा का देवर महेंद्र उसकी इजाजत लेकर कमरे के अंदर आ गया था। सामने पड़ी हुई कुर्सी पर बैठने के बाद महेंद्र ने बड़े संजीदा लहजे में बोलना शुरू किया। भाभी, अब इस घर में अकेले रहने में आपको बड़ी समस्याएं आएंगी। अगर रात बिरात किसी तरह की जरूरत पड़ी तो आप किसे पुकारोगी? दोनों बच्चे बाहर हैं। देवर जी, हमारे पड़ोसी बहुत अच्छे हैं। और भाभी, पड़ोसी पड़ोसी होते हैं। महेंद्र ने आवेश भरे लहजे में उसे टोक दिया। वे अपनों की जगह कभी नहीं ले सकते हैं। आप मेरी एक सलाह मानोगी? कैसी सलाह देवर जी? भाभी, शोभा और मैं यहाँ यहाँ आपके पास आकर रहना शुरू कर देंगे। मोहित और राज तो बाहर नौकरी कर रहे हैं और मुझे लगता नहीं कि वे कभी सेटल होने के लिए यहाँ लौटेंगे। मैं आपके यहाँ इस घर के अंदर नहीं रहूंगा, बल्कि छत पर 2 कमरों का एक सेट अपने खर्चे से बनवा लूंगा। हमारे यहाँ आकर रहने से आपको सहारा हो जाएगा। हमारे बच्चों का स्कूल यहाँ से बहुत पास में है, इसलिए यहाँ शिफ्ट करने में मेरा यह फायदा है। ठीक है देवर जी, मैं मोहित और राज से सलाह करके तुम्हें जवाब देती हूँ। सिर में तेज दर्द शुरू हो जाने के कारण मनीषा को बोलने तक में कठिनाई हो रही थी। भाभी, आप अपनों का सहारा मिलने की बात पर जोर दोगी ना, तो दोनों बच्चे कमरे बनवाने की बात जरूर मान जाएंगे। उन्हें ऐसी सलाह देकर महेंद्र बाहर चला गया था। महेंद्र चाचा के जाते ही उसके दोनों बेटे मोहित और राज एक साथ कमरे में आ गए थे। दोनों ही टेंशन और हिचकिचाहट का शिकार बने नजर आ रहे थे। बेटा, तुम दोनों मुझसे कोई खास बात करने आए हो ना? मनीषा ने ये सवाल पूछकर उन्हें अब उनके मन की बात फौरन कह देने की सुविधा उपलब्ध करा दी थी। हाँ मम्मी, अब आपके यहाँ अकेले रहने में कोई तुक नहीं है। हम दोनों को ही लगता है कि अब इस मकान को बेचकर आप हमारे साथ रहने आ जाइए। कहते कहते राज भावुक हो उठा था। अब ऑफिस में और ज़्यादा खटने की भी ज़रूरत नहीं है माँ। आप जल्दी रिटायरमेंट लेने की एप्लीकेशन दे डालो। ये सलाह मोहित ने दी। लेकिन बेटा, अभी तो मेरी सर्विस के 2 साल बचे हैं। शायद एक और प्रमोशन भी मिल। अरे मम्मी, अब प्रमोशन के बदले आपको अपनी सेहत का ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। पूना में मेरे घर के पीछे की ज़मीन खाली पड़ी है। उसकी देखभाल करके आप अपना बागवानी का शौक पूरा करो और अपना ब्लड प्रेशर इस तरह से ठीक रखो। आपको ये जगह छोड़कर हमारे पास ही रहना चाहिए माँ। मोहित ने जब दबाव बनाने को अपने मुंह से निकले हर एक शब्द पर बहुत जोर डाला, तो मनीषा मन ही मन खींच उठी थी। कुछ पल सोच विचार में खोए रहने के बाद में उसने कुछ मन में निश्चय किया और झटके से उठकर खड़ी हो गई और बोली, चलो ड्राइंग रूम में एक साथ बैठकर ही कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर हम फैसला लिए लेते हैं। दोनों भाई बड़ी अनिच्छा से मनीषा के पीछे ड्राइंग रूम की तरफ चल पड़े थे। मनीषा ने ड्राइंग रूम की तरफ जाते हुए अपने भैया और देवर महेंद्र और देवरानी को भी साथ में ले लिया था। जब सब लोग वहां जाकर बैठ गए, तो मनीषा ने खड़े खड़े ही बोलना शुरू किया। देवर जी, भैया और मोहित और राज, इसमें तो कोई शक नहीं कि आप सब लोग मेरे अत्यंत करीबी लोग हो और शुभ चिंतक भी। पर फिर भी एक बात मैं आप सभी से कहना चाहती हूँ। ये अच्छी बात है कि आप सबको मेरे सुख दुख की चिंता है, पर यह भी समझ लो कि उनके जाने के बाद मैं कमजोर और असहाय नहीं हो गई हूँ। जहाँ तक मेरा मार्गदर्शन करने की बात है, तो जब मैं आँख बंद करती हूँ ना, तो वे मुझे मेरी हर उलझन को सुलझाने की सलाह देते हुए नजर आने लगते हैं।
मेरे हित को ध्यान में रखकर आप सभी के द्वारा दी गई सारी सलाह और सुझाव के बारे में मैं एक ही बात कहना चाहूँगी। मुझसे कुछ कराने की सलाह देने से पहले आप सब ये ज़रूर सोचें कि अगर वे ज़िंदा होते तो आपकी सलाह को लेकर उनकी क्या प्रतिक्रिया होती। मैं आप सबसे साफ-साफ कह देना चाहती हूँ कि जो काम वे अपने सामने नहीं होने देते, उसे मेरे ऊपर दबाव डालकर मुझसे कराने की कोशिश आप लोग ना करें तो अच्छा होगा। वे किसी हालत में अपना पैसा रुपया किसी और को संभालने को देते क्या? न ही इस मकान के ऊपर 2 कमरों का सेठ ही किसी को बनाने देते क्या? और न ही इस मकान को बेचकर अपने बेटों के पास रहने के लिए तैयार होते। अगर अब भी आप लोगों के पास मेरे हित का कोई ऐसा सुझाव बचता है जो उन्हें भी मान्य होता, तो कल सुबह तक उसे आप सोचकर और मुझे अवश्य बता देना। इस वक्त मैं बहुत थक गई हूँ, बहुत सिर दर्द कर रहा है, मैं सोना चाहती हूँ। आप सब भी आराम करें। गुड नाइट। एक नज़र उन सब करीबी लोगों के नाराज चेहरों पर डालकर मनीषा अपने कमरे की तरफ चल पड़ी थी। अपने दिवंगत पति के बारे में इस वक्त वह नए ढंग से सोच रही थी। आज उसे वे बहुत ज्यादा याद आ रहे थे और इस समय उसका दिल उनकी याद करके जार जार रोने को कर रहा था। उसके जेहन में एक चित्र जो बार बार उभर रहा था, वह खेतों में लगाए गए स्केयर क्रो का था। उस डरावनी सी शक्ल और बिना शरीर वाले पुतले को हवा से हिलता डुलता देखकर पक्षी और जानवर खेत की फसल को नुकसान नहीं पहुंचा पाते हैं। कमरे में पहुंचने के बाद अपने स्केयरक्रो को याद करके पति के जाने के बाद पहली बार मनीषा बिलक बिलक कर रो पड़ी थी और उसे अब अपना दिल काफी हल्का सा महसूस होने लगा था। साथ ही उसके दिल में संतोष भी था कि अपने पति की स्वभाव को आज ही सही, भले ही उनके मरने के बाद ही सही, वह समझ तो पाई कि उनका जो भी व्यवहार था वह अपने पत्नी और अपने बच्चों के भलाई के लिए ही था। सोचते सोचते मनीषा बिलक बिलक कर रो पड़ी। अब उससे उसका रोना रो के नहीं रुक रहा था। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे कहानी स्केयर क्रो। इस तरह के व्यक्तियों को हम अपने आसपास हमेशा देखते हैं, जो ऊपर से तो कठोर होते हैं, लेकिन उनके मन में हमेशा ही अपने परिवार के हित और कल्याण की भावना ही रहती है। उम्मीद करती हूँ कि आपको कहानी बड़ी पसंद आई होगी। कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलती हूँ जल्द ही एक बढ़िया सी कहानी के साथ। तब तक विदा। आपका दिन शुभ हो।